हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम समेशन या सिग्मा नोटेशन के बारे में जानेंगे। जनरली तुम ऐसे क्वेश्चंस में देखोगे सिंगल सिग्मा लगा हुआ है, कुछ क्वेश्चन में डबल सिग्मा देखोगे, कोई दो चार क्वेश्चन एडवांस के ऐसे भी देखोगे जहां पे ट्रिपल सिग्मा लगा हुआ है। और ज़्यादातर स्टूडेंट इस तरीके के सिनेरियो में फंस जाते हैं। इनको कैसे सिंप्लीफाई करना है, क्या हमको अप्रोच लगानी है, इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल में हम एकदम बेसिक से बात करेंगे। अगर आपको पहले से भी बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में नहीं है तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इतना मैं मान के चल रहा हूँ कि जैसे 1 + 2 + 3 ये जो है n नेचुरल नंबर्स का सम, ये सबको पता होता है n × n + 1/2 होगा। यहीं पे अगर इनका स्क्वायर में कर दूं तो इसका सम भी ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होगा कि n × n + 1 × 2n + 1/6 होगा। और अगर हम क्यूब कर दें तो भी ये पता होगा कि इसकी वैल्यू n × n + 1/2 का होल स्क्वायर होगी। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि जैसे देखो समेशन को हम बेसिकली सबसे पहली चीज तो इस सिग्मा से डिनोट करते हैं, जिसको सिग्मा भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, यहां पे ये लोअर लिमिट है k = 1 जो मैंने लिख दिया, इसको लोअर लिमिट या लोअर इंडेक्स हम बोलते हैं। ठीक है, और n तक जा रहा है, ये जो लिखा है ऊपर इसको हम अपर लिमिट या अपर इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, और यहां पे जो लिखा रहता है वो एक्चुअली में बिहेव करता है या वेरिएबल इसका रहता है जैसे जैसे लिमिट की वैल्यू है उस पे। अब देखो अगर मान लो ये लिखा है k, तो अगर ये k और k की वैल्यू ही यहां पे चेंज हो रही है तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये समेशन हमसे कह रहा है कि जैसे k है उसकी लोअर लिमिट से वैल्यू स्टार्ट करो, k = 1 से स्टार्ट करो, और इस समेशन साइन की हेल्प से इसका बेसिक मीनिंग यही है कि नंबर डालते जाओ और बीच में प्लस साइन लगाते जाओ। तो फिर हमको प्लस लगाना है, फिर k = 2 डालेंगे तो फिर प्लस लगाएंगे, k = 3 डालेंगे तो प्लस लगाएंगे, इस तरीके से चलता जाएगा और लास्ट में n तक जाना है। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि k = 1 से n तक का सम ये होता है। यहां पे k = 1 से n तक का सम फॉर टर्म k² के लिए हो जाएगा, क्योंकि एक एक टर्म को डालते जाओ स्क्वायर होता जाएगा ऑटोमेटिकली। और यहां पे बात करोगे तो k = 1 से n तक k³ के लिए वाली वैल्यू हो जाएगी। अब मेन कहानी स्टार्ट होती है। ठीक है, सबसे पहला सिनेरियो, सबसे पहले हम यहाँ पे सिंगल समेशन के बारे में बात करेंगे, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह एग्जांपल जितनी भी चीजें उन सबको हम देखेंगे, फिर उसके बाद डबल समेशन और ट्रिपल समेशन पे चलेंगे। तो सबसे पहला सिनेरियो हमारे पास में कांस्टेंट वैल्यू वाला होता है या कांस्टेंट टर्म जिसको बोल लो। जैसे क्या होता है, कुछ जगह पे ऐसा लिखा हुआ तुमको दिखेगा कि k = 1 से n तक है, यहां पे लिखा है 1 2 3 4 5 1 मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि k = 1 से n, यहां पे कुछ नहीं लिखा है। ऐसा भी हो सकता है कहीं पे ऐसा लिखा हो 2 बाहर लिखा है, k = 1 से n, है ना। तो ये सेम जैसे यहां पे 2 की जगह अगर मैं 1 कर दूं, ठीक है, तो ये अगर 1 की जगह 2 रहता 3 रहता, मैं यहां पे चाह रहा हूं कि एक सेम ही एग्जांपल रहे, इस वजह से मैंने यहां पे 1 किया। ठीक है, तो यहां पे क्या हो सकता है, अब अगर मान लो हमको इसका आउटपुट निकालना, चाहे ऐसे लिखा हो, चाहे ये लिखा हो, चाहे ये लिखा हो, सबका मीनिंग सेम ही है ना। अब यहां पे दिक्कत ये है कि यहां पे हमको दिख रहा है कि 1 लिखा है, k की वैल्यू 1 से n तक जा रहा है, लेकिन डालें कहां, वैल्यू तो k की है ही नहीं। k तो यहां पे कहीं, यहां पे k लिखा होता तो उसकी जगह डाल देता, लेकिन यहां पे k है ही नहीं। जब ऐसा सिनेरियो हमारे पास में है तो मैं यहां पे इसकी वैल्यू निकालने के लिए, वैसे अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू n के बराबर होती है जितनी अपर लिमिट होती है। ठीक है, लेकिन इसको कैसे निकाल रहे हैं, k की पावर 0 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, अब जैसे ही मैंने k की पावर 0 से मल्टीप्लाई किया तो अब मैं यहां पे वैल्यू डाल के देख सकता हूं कि हमको पता है कि 1 × k की पावर 0 करना है, तो 1 की पावर 0, फिर 1 × 2 की पावर 0, फिर 1 × 3 की पावर 0, इस तरीके से चलता जा रहा है। लास्ट में 1 × n की पावर 0। किसी भी नेचुरल नंबर की पावर अगर मैं 0 करता हूं तो उसका आउटपुट 1 आता है, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो यहां पे अल्टीमेटली 1 आएगा, यहां पे भी 1 आएगा, यहां पे भी 1 आएगा, और लास्ट तक 1 चलता जाएगा। ये 1 कितनी बार आएगा, जितने नंबर ऑफ टोटल टर्म्स है, वो कितनी टर्म्स है, हम n तक जा रहे हैं तो 1 से n तक, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स
n है, तो यहां पे इसका आउटपुट n आए। ठीक है, यहीं पे एक और चीज हम देख सकते हैं कि अगर मान लो मेरे को जैसे k निकालना होता है, k इक्वल टू 1 से 3, चाहो तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो, बट यहां पे तो काफी सिंपल है ना भाई, हम तो यहां पे निकाल ही सकते हैं 1 1 पुट करके। जैसे k की वैल्यू 1 पुट किया, फिर k इक्वल टू 2 पुट किया, फिर 3 किया, तो हमको पता है 6 आ गए। लेकिन अगर मान लो इसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता कि k इक्वल टू 1 से 3, यहां पे 2k लिखा है। अगर 2k मेरे पास में लिखा है तो मैं यहां पे इस 2k को, यहां से जो 2 है, इस कांस्टेंट को मैं बाहर ले सकता हूं। ठीक है, अब चाहो दोनों साइड आउटपुट अगर देखोगे तो लेफ्ट साइड में अगर देखोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3। यहां पे हमारे पास में कितना आ जाएगा, 6 4 10 और 2 12। और इधर से अगर देखोगे तो 2 तो बाहर है, अंदर वैल्यू डाल रहे हैं, k की वैल्यू 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, तो भी हमारे पास 12 आएगा। दोनों आंसर सेम आएंगे, जिसका मतलब अगर कहीं पे हमको इस तरीके से दे रखा हो कि k इक्वल टू 1 से n तक जा रहा है, अल्फा टाइम्स k लिखा है, अल्फा एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये बाहर आ जाएगी। इसको हम बाहर लाके भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी चीज का दूसरा रूप भी हमारे पास में एक रहा है कि अगर मान लो मेरे को दो वैल्यूज, जैसे k इक्वल टू 1 से n तक जा रहा है और एक कोई फंक्शन टी के में दे रखा है, कोई टर्म दे रखी है, उसके साथ प्लस माइनस में कोई दूसरी टर्म, डैश लगा के मैं यहां पे दूसरी टर्म को डिनोट कर रहा हूं। अगर ऐसा दे रखा है तो मैं यहां पे इस समेशन को सेपरेट करके लिख सकता हूं। जैसे टी के लिए आ जाएगा, फिर प्लस माइनस लगा दो, फिर समेशन अलग से लगा दो। ठीक है, टी के डैश के लिए। देखो एक्चुअली में यहां पे क्या हो रहा है, इस चीज को हम समझते हैं कि एक एग्जाम्पल ले लो, चलो ज्यादा आसान रहेगा, कि मेरे पास में k इक्वल टू 1 से मैं 3 तक जा रहा हूं और मेरे पास में k प्लस 3 है। ठीक है, नॉर्मली अगर मान लो मैं इसका आंसर निकालना चाहूंगा तो मेरे को पता है यहां पे क्या आएगा, k की वैल्यू 1 डालो, 1 डाला तो पहला आउटपुट 4 आया, 2 डाला तो दूसरा आउटपुट 5 आएगा, तीसरा आउटपुट k इक्वल टू 3 डालेंगे तो 6 आ जाएगा, तो ये टोटल 15 आएगा। ठीक है, अब मैं जो ऊपर प्रॉपर्टी बोल सकते हो, कॉन्सेप्ट बोल सकते हो, जो तुमको बोलना है बोल लो, उसकी हेल्प से इसको कैसे कर सकता हूं कि इसको सेपरेट कर दो, k इक्वल टू 1 से 3 तक k पे लगा दो, फिर अलग से समेशन ले आओ, k इक्वल टू 1 से 3 और 3 पे। ठीक है, अब यहां पे हमको पता है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आउटपुट k इक्वल टू 1 फिर 2 फिर 3 ये आ जाएगा। फिर यहां पे हमको पता है 3 कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा, तो यहां पे क्या आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1। अब इसको देखोगे तो ये कितना आ रहा है, ये 6 आ रहा है, ये 9 आ रहा है, टोटल आउटपुट हमारा 15 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस टाइप के सिनेरियो को हम खोल के लिख सकते हैं। लेकिन जब ये सिनेरियो मल्टीप्लाई में दे रखा हो, यानी कि k इक्वल टू 1 से n तक हम जा रहे हैं, एक tk है वैल्यू, एक tk डैश है मेरे पास, अगर दो अलग अलग वैल्यूज मल्टीप्लाई में दे रखी हैं तो कभी भी इसको इस तरीके से खोल के नहीं लिखना है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है उस चीज को भी समझ लेते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पे ले लेता हूं, k इक्वल टू 1 से 3 तक जा रहे हैं, k इंटू k प्लस 1 है। ठीक है, अब अगर हम 3 तक जा रहे हैं तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1 इंटू 2 आ जाएगा, 2 इंटू 3 आ जाएगा, 3 इंटू 4 आ जाएगा। तो यहां पे देखोगे तो कितना आएगा, ये 2 प्लस 6 प्लस 12, तो यानी कि 20 मेरे पास में आ जाएगा। अब इस कंसेप्ट के हेल्प से अगर मान लो मैं करना चाहूं, जैसे कि LHS में लिखा, यहाँ RHS में हमको लिखा हुआ दिख रहा है, तो k को सेपरेट कर देते हैं, कर दिया, और k प्लस 1 को भी सेपरेट कर देते हैं, ये भी कर दिया। अब देखो पहले वाले का आउटपुट 1 प्लस 2 प्लस 3 आ जाएगा, और दूसरे वाले का आउटपुट हमारे पास में 2 प्लस 3 प्लस 4 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा 6, ये आएगा 9, ये आ गया 54। अब 54 और 20 तो किसी भी हाल में बराबर नहीं है, तो इस वजह से ये होता है, कभी भी वैल्यूज यहाँ पे बराबर नहीं आती। दूसरी चीज हालांकि हम यहाँ पे कर सकते हैं कि पहले मैं इसको ऐसे कर लेता हूं कि k इक्वल टू 1 से 3, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो ये आ जाएगा k स्क्वायर प्लस k। जिसको सेपरेट कर सकते हैं हम, तो k इक्वल टू 1 से 3 तक ये k स्क्वायर हो गया, फिर समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 से 3 तक। अब पहले वाले को करोगे तो ये आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर,
दूसरे वाले को करोगे 1 + 2 + 3, तो देखो 1 + 4 + 9 और +6, तो ये आ गया 20। ठीक है, इस तरीके से अगर हम करते हैं तो वैल्यूज सेम आ जाती है, बट दूसरे तरीके से वैल्यूज सेम नहीं आती। इसके अलावा डिवीजन वाली चीज को अगर हम देखें, यानी कि अगर कहीं पे ऐसा दे रखा हो k = 1 से n तक, यहां पे tk कोई वैल्यू है और tk' कोई वैल्यू। अब इसको कभी भी भूल के ये मत कर देना कि ऊपर अलग से लगा देता हूं और डिनोमिनेटर में अलग से लगा देता हूं, फटाफट सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज बराबर नहीं होती। कैसे नहीं होती, इसको भी फिर से देख लेते हैं कि हमारे पास k = 1 से 3 तक है, ऊपर k + 1 है, नीचे k है। ठीक है, नॉर्मल तरीके से इसको 2 तक कर लेते हैं, क्यों बिना फालतू उतना कैलकुलेशन करना है। ठीक है, 2 तक करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 2/1, पहले तो 1 डाला, 2 डालेंगे तो 3/2, तो 2 + 3/2 4 3 7/2 हमारे पास में इसका आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन इस कंसेप्ट के हिसाब से अगर मान लो मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूं तो क्या कर सकता हूं कि ऊपर से अलग से लगा देते हैं k + 1 के लिए और नीचे k के लिए लगा देते हैं, k = 1 से 3 तक, k = 1 से 3 नहीं है वो 2 है, 2 तक, और ये भी 2 तक, तो 2 तक लगाओगे तो 1 डाला तो 1 + 1 तो 2 आया और 3 आएगा। नीचे की बात करोगे 1 + 2 आएगा, जो कि 5/3 देगा, दोनों सेम तो है नहीं। इस वजह से ये सारी चीजें हम कभी भी अप्लाई नहीं करेंगे, केवल प्लस माइनस वाले सिनेरियो में ही समेशन को सेपरेटली हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो रही सिंगल समेशन वाली बात। हालांकि इन चीजों को डबल समेशन के लिए भी अपने को ध्यान में रखना है, लेकिन डबल समेशन की अगर हम बात करें तो ये 2 तरीके का होता है। ठीक है, जिसमें पहला है एक इंडिपेंडेंट वाला, जहां पे वेरिएबल इंडिपेंडेंट होंगे, दूसरा वाला है डिपेंडेंट वाला, है ना। एक एक को देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट वाले केस के बारे में, जिसमें क्या होगा कि जैसे डबल समेशन है तो ऑब्वियस सी बात है डबल सिग्मा रहेगा। अब यहां पे अगर मान लो मैं बोल रहा हूं j = 1 से m तक जा रहा है और i = 1 से n तक जा रहा है, तो ये जो j की वैल्यूज जो जा रही हैं या चेंज हो रही हैं या इससे जो भी आउटपुट हमको मिल रहा है, इसमें i का कोई रोल है ही नहीं। यहां पे बेसिकली जो i है वो j पे डिपेंडेंट नहीं है, j i पे डिपेंडेंट नहीं है, दोनों सेपरेटली बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे इनकी अपर लिमिट अलग अलग। यहीं पे अगर डिपेंडेंट वाला केस मेरे को देखना होता तो उसमें क्या आ जाता कि भाई i = 1 से n तक ठीक है, लेकिन j = 1 से i तक जा रहा है। अब इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर, ये दोनों डिपेंडेंट हो गए, तो इस तरीके के सिनेरियो को हम डिपेंडेंट बोलते हैं। अब जैसे देखो डबल समेशन है, मैं यहां पे पहले 1 लगा देता हूं। 1 अगर मान लो मैं लगाऊंगा तो बेसिक मेथड हमारा क्या कहता है, बेसिक मेथड हमारा ये कहता है कि 1 है तो मैं यहां पे मान लेता हूं j⁻0। ठीक है, और सबसे पहले हम अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। अंदर वाले को अगर मान लो मैं सॉल्व करना चाहता हूं तो बाहर लगा देता हूं i = 1 से n तक। अंदर की बात करोगे तो j जा रहा है तो ये जा रहा है, यानी कि 1⁻0 2⁻0 इस तरीके से 3⁻0 और लास्ट में कहां तक जा रहा है m⁻0 तक। अब ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, जितनी ये अपर लिमिट लगी हुई है वो कितनी है m, तो ये हर बार 1 आएगा, लेकिन 1 कितनी बार आएगा m बार, तो m × 1 करेंगे तो इसका आउटपुट m आएगा। तो एक्चुअली में हमको यहां से क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा i = 1 से n तक और यहां पे आउटपुट आ गया m जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है और ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो यहां पे i = n से यहां तक जाएगा। यहां पे 1 है तो 1 को हम i⁻0 ले लेते हैं, तो फिर से यहां पे क्या होगा, फिर से यहां पे 1⁻0 2⁻0 3⁻0 और ये चलता जाएगा n⁻0 तक। टोटल हर बार 1 आएगा, लेकिन कितनी बार आएगा, n बार आएगा, तो m × n इसका आउटपुट हो। ठीक है, अब जो ये प्रॉपर्टी हमने यहां पे मल्टीप्लाई वाली देखी थी कि ये वैल्यू इसके बराबर नहीं होती है, तो ये एक्चुअली में बराबर इसी के होती है कि अगर हमको कहीं पे ऐसा दे रखा हो i = 1 से n और j = 1 से m और यहां पे कोई भी एक वैल्यू जैसे 1 × j, ये सब है। ठीक है, चलो इसको ना 1 मिनट बाद एक्सप्लेन करूंगा, इससे पहले कुछ और चीजें मैं बता देता हूं तो ज्यादा बेस्ट हो जाएगा हमारे लिए। कि अब देखो ये तो पहला केस था,
दूसरा केस मैं ले लेता हूं कि i इक्वल टू 1 से n तक जा रहे हैं, j इक्वल टू 1 से m तक जा रहे हैं, यहां पे j है। अगर यहां पे मेरे पास में j है तो हमको क्या पता है क्या आएगा, ये हमारे पास में देखो ये j है ना, तो j की वैल्यू बदलती जाएगी। सबसे पहले बाहर वाले को मेरे को छोड़ के रख देना है, ठीक है। अंदर वाले की बात करोगे तो यहां पे क्या आएगा 1 + 2 + 3 इस तरीके से चल रहा है, लेकिन कहां तक, m तक। तो बेसिकली ये क्या आया, i की वैल्यू 1 से n तक जा रही है, अंदर लिखा है m × m + 1/2 जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। यही खेल होता है, जब यहां पे j की वैल्यूज, j की लिमिट i पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगी तो वो हमेशा एक कांस्टेंट आउटपुट आएगा जो एक्चुअली में बाहर हो जाएगा, m × m + 1/2 ये बाहर आ गया। यहां पे देखोगे तो i = 1 से n तक जा रहा है, यहां पे 1 आएगा, 1 को मैं फिर से वही i की पावर 0 लिख सकता हूं, तो ये मेरे पास 1 1 1 1 आएगा, n बार आएगा तो यहां पे आएगा m × m + 1/2 इंटू में n, ये हमारे पास में इसका आउटपुट आएगा। अब मेन कहानी क्या है, अब देखो वो जो प्रॉपर्टी थी उसके बारे में बात करेंगे, है ना, लेकिन उससे पहले ये वाला देख लो, ये काफी इंटरेस्टिंग है कि n से जा रहा है और ये हमको m तक जा रहा है। अब यहां पे i × j है ना, इसीलिए मैं यहां तक रुका क्योंकि यहां पे कहानी ये कहती है कि एक फंक्शन हो दूसरा हो, दोनों अलग अलग हो, तो वही चीज हमारे पास में दोनों अलग अलग। तो हम यहां पे पहले किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको बेसिक तरीके से बता देता हूं कि सबसे पहले i = 1 से n तक इसको बाहर रहने देता हूं। अब j की वैल्यू डालता हूं तो i × 1, फिर i × 2, फिर i × 3, इस तरीके से चलता जाएगा और फिर आएगा i × n। वैसे मैं इसको चाहता तो ये भी बोल सकता था कि पहले वाले के लिए अगर हम बात करें तो i एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है तो वो आगे आ जाएगी, लेकिन मैं पहले इससे समझा दे रहा हूं कि अब हमारे पास में समेशन तो बाहर लगा हुआ है, लेकिन अंदर वाली वैल्यू की बात करोगे तो i को मैं कॉमन ले लूं तो 1 2 3 4 से n तक n नेचुरल नंबर्स का सम है जिसका आउट ये m आएगा, m नेचुरल नंबर्स का सम है जिसका आउटपुट m × m + 1/2 आएगा। अब हमको पता है कि m × m + 1/2 ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो i = 1 से n तक i ये बचेगा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये n नेचुरल नंबर्स का सम हो गया, जहां पे i की वैल्यू 1 से n तक जा रही है, तो मेरे पास में एक आउटपुट आएगा m × m + 1/2, दूसरा आ जाएगा n × n + 1/2। तो मैं जो चीज बोल रहा था वो ये कि जब हमको दो इंडिपेंडेंट फंक्शंस मिले, जो एक n तक जा रहा है, एक दो यहां पे ये m तक जा रहा है, i × j मिले, लेकिन डबल समेशन लगा हुआ हो, तो इसकी वैल्यू को मैं सेपरेट करके लिख सकता हूं कि यहां पे i का कर दो, यहां पे j का कर दो। लेकिन ये केवल तब है जब यहां पे ये जो अपर लिमिट्स हैं ये टोटली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब मेन पंगा ये आता है, चलो ठीक है इंडिपेंडेंट के लिए सारा सिनेरियोज लगभग हमने देख लिया है, लेकिन अगर डिपेंडेंट होगा तो क्या होगा। तो डिपेंडेंट वाला केस अगर मान लो मैं देखना चाहूं तो मैं यहां पे बना देता हूं कोई भी केस कि i = 1 से n तक जा रहे हैं, अब j की वैल्यू जो है 1 से i तक जा रही है, और हमारे पास में फिर से वही है कि 1 है इंटू j की पावर में 0 ले रहा हूं, ठीक है। अब देखो, अब जब भी मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास सबसे पहले बाहर वाले को एज इट इज छोड़ देता हूं, अंदर वाले की बात करोगे j की पावर 0, j की पावर 1 की पावर 0, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, ये सब चलेगा, लास्ट में आएगा i की पावर 0, ठीक है। अब यहां पे हर बार 1 आएगा, लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अब यहां पे कितनी है, i, क्योंकि i अपर लिमिट है, ठीक है। तो हमारे पास यहां पे आएगा समेशन i = 1 से n तक, और इसका आउटपुट आ गया i, जिसको अब सॉल्व करेंगे तो ये n नेचुरल नंबर्स के सम वाला आउटपुट हमको देगा, जो पहले हमको कुछ अलग सा मिल रहा था। ये जो हमको पहले mn मिल रहा था वो अब हमको n × n + 1/2 मिलेगा, ठीक है। और केसेस इसमें देख सकते हैं, एक केस और हम यहां पे बना सकते हैं कि अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, है ना। जैसे ये वाला जो केस था ना i और j वाला, इसी केस को ले लेता हूं,
इस केस को लेने के लिए एक सेकेंड ना, कुछ पेज मैं एक्सटेंड कर देता हूं जिससे दिक्कत बाद में हमको ना हो। ठीक है, ये हमारे पास में आएगा। अब चलो कि i इक्वल टू 1 से n तक जा रहे हैं और j की वैल्यू 1 से i तक जा रहा है, i इंटू जे मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो यहां पे, अब यहां पे इसको भी उसके बराबर नहीं लिख सकते, जैसा ऐसा मैंने बराबर ये जो लिखा। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यहां पे वेरिएबल इंडिपेंडेंट है और यहां पे वेरिएबल डिपेंडेंट हो गए। ठीक है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले बाहर वाली लिमिट को रहने दो, अंदर वाली की बात करते हैं। जे की वैल्यू डालते जाओ तो आई जो है, पहले वाले के लिए आई कांस्टेंट है, इस आई को मैंने बाहर ले लिया। अगर नहीं भी लोगे तो क्या होगा कि आई इंटू 1, फिर आएगा आई इंटू 2, फिर आएगा आई इंटू 3, फिर इस तरीके से चलता जाएगा और लास्ट में आएगा आई इंटू आई। ठीक है, हम यहां पे क्या करते हैं कि आई इक्वल टू 1 से n तक चल रहे हैं और i को मैं ले लेता हूं बाहर, तो मेरे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 इस तरीके का टोटल i नेचुरल नंबर्स का सम है। अगर ये सम है तो हम यहां पे i इक्वल टू 1 से n तक जा रहे हैं, i यहां पे ऑलरेडी लिखा है, इसका आउटपुट देखोगे तो i इंटू आई प्लस 1 बाई 2 ये मेरे पास में आएगा, जिसको आगे चल के मैं सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकता हूं, i इक्वल टू 1 से n तक जा रहा है और यहां पे आ जाएगा आई क्यूब प्लस आई स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास में आएगा। ठीक है, जैसे इन पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर प्लस आई आएगा, फिर उसको आई से मल्टीप्लाई करना ये वाले से, तो आई क्यूब प्लस आई स्क्वायर हो जाएगा, जिसको सेपरेटली हम क्या लिख सकते हैं कि आई इक्वल टू 1 से n तक आई क्यूब बाई 2 और आई इक्वल टू 1 से n तक आई स्क्वायर बाई 2, जिसमें 1 बाई 2 को तुम चाहो तो कॉमन भी ले लो, तो यहां पे डायरेक्ट आई क्यूब लिख दो, यहां पे भी डायरेक्ट आई स्क्वायर लिख दो और 1 बाई 2 को बाहर। अब ये तो आई स्क्वायर यानी कि स्क्वायर वाले नेचुरल नंबर्स का सम और क्यूब करके नेचुरल नंबर्स का सम, वो सब जो है वो डायरेक्टली हम यहां पे पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, देखने में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का सिनेरियो बन रहा था, बट काफी आसानी से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब आता है ट्रिपल समेशन का कहानी, तो ट्रिपल समेशन को भी थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत तो यही देता है। ट्रिपल समेशन मतलब यहाँ पे 3 सिग्मा वाले साइन अपने को रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे i इक्वल टू 1 से n तक जा रहा है, j इक्वल टू 1 से m तक जा रहा है, k इक्वल टू 1 से p तक जा रहा है। ठीक है, ये भी 2 तरीके का होगा, जैसे कि अभी हमने डबल समेशन देखा, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वाला। और इंडिपेंडेंट में सबसे पहले जैसे यहां पे देखोगे तो इंडिपेंडेंट वाला केस है। इंडिपेंडेंट में अगर मान लो यहां पे मैं 1 रख दूं तो इसका आउटपुट देखो क्या आएगा। जैसे कि पुराना कंसेप्ट हमारे क्या कहता है, मल्टीप्लाई करके अलग अलग लिख सकते हैं, यानी कि हम इसको i इक्वल टू 1 से n तक ये 1 आ जाएगा, फिर समेशन ऑफ j इक्वल टू 1 से m तक यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, और फिर समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 से p तक इसका भी वैल्यू 1 आ जाएगा। इसका आउटपुट आएगा n, इसका आउटपुट आएगा m, इसका आउटपुट आएगा p, तीनों का मल्टीप्लिकेशन यहां पे इसका आउटपुट होगा। लेकिन अगर मैं बेसिक अप्रोच से करना चाहूं कि मेरे को नहीं समझ में आया ऐसा, है ना, कि मेरे को कैसे करना है, सबसे पहले अंदर वाले पे बात करें। अंदर वाले वैल्यू की अगर मान लो मैं यहां पे बात करता हूं तो हमारे पास में यहां पे क्या आएगा, i इक्वल टू 1 से n तक जा रहा है, j इक्वल टू 1 से m तक जा रहा है, और यहां पे 1 को मैं लिख दे रहा हूं k की पावर 0, जिसका मतलब 1 की पावर 0, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, इस तरीके से p की पावर 0 तक जाएगा। टोटल नंबर हर बार 1 1 1 आएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स p है, तो आउटपुट यहां पे p हो जाएगा। डायरेक्टली हम इसको p लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब हमको क्या पता है p इन इसके लिए सेकंड वाले समेशन के लिए कांस्टेंट की तरह काम करेगा, तो p को मैं हटा देता हूं, या फिर p को 1 ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, i इक्वल टू 1 से n, यहां पे आ जाएगा p, फिर यहां पे j इक्वल टू 1 से m और यहां पे 1 आ जाएगा। इसका आंसर फिर से वही, इसका आंसर m आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से n, यहां पे p आ गया, यहां पे m आ गया। अब हमको पता है p और m दोनों कांस्टेंट है, तो यहां पे i इक्वल टू 1 से n तक जाएंगे, यहां पे 1 है, इसका आउटपुट n आ जाएगा। तो PMN या फिर चाहे NMP कुछ ही बोल लो, 3 अलग अलग रियल वैल्यूज है, उन सबको सॉरी नेचुरल वैल्यूज है, उन सबको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आउटपुट हमारे पास में इस तरीके से निकल के आएगा। ठीक है, वहीं पे अगर मान लो कुछ और वैल्यू यहां पे रहे कि मैं K ले लेता हूं,
अच्छा एक सेकेंड ना, यहां पे ऐसा करते हैं, इसी को पहले ना डिपेंडेंट वाला केस बना देता हूं। डिपेंडेंट वाला केस मतलब कि यहां पे i इक्वल टू 1 से n तक और j इक्वल टू 1 से i तक और k इक्वल टू 1 से j तक और k की पावर 0। ठीक है, अब देखो, यानी कि यहां पे बेसिकली 1 ही लिखा है और उस 1 को मैंने k की पावर 0 में कर दिया। ठीक है, तो अब यहां पे जैसे ही मैं k की पावर 0 करूंगा तो ये 1 1 1 आएगा, जिसका टोटल सम जो है अपर लिमिट के बराबर आएगा। अपर लिमिट यहां पे j है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, i इक्वल टू 1 से n तक और यहां पे j इक्वल टू 1 से i तक और इसका आउटपुट आ गया j। अब जैसे ही j आया तो अब j की वैल्यू रखते जाओ। j की वैल्यू अगर मान लो i इक्वल टू 1 से n ये है, अंदर वाले में रखेंगे तो यहां पर आएगा 1 + 2 + 3, इस तरीके से चलेगा, टोटल i तक जाएगा। जिसका मतलब अब इसका सम i इक्वल टू 1 से n तक करेंगे तो ये आ जाएगा i इंटू i प्लस 1/2, जिसको मैं मल्टीप्लाई करके i² प्लस i/2 ये लिख देता हूं। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, समेशन ऑफ i, यहां से इस i² को सेपरेट कर दो और i इक्वल टू 1 से n तक इस i को सेपरेट कर दो, जिसमें ये 1/2 तो बाहर है, यहां पे देखोगे तो आएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 प्लस n इंटू n प्लस 1/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसका आउटपुट आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो यहां पे थोड़ा सा सिनेरियो बदल जाए कि यहां पे कोई और वैल्यू आ जाए जो कि जनरली आती नहीं है, जैसे देखो अगर मान लो हमारे पास में i इक्वल टू 1 से जा रहे हैं हम n तक और j इक्वल टू 1 से i तक जा रहे हैं और k इक्वल टू 1 से j तक जा रहे हैं और यहां पे k है। अगर यहां पे k है तो देखो क्या होगा, जब यहां पे k हमारे पास में आएगा तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, अब इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, अंदर वाले का आउटपुट हमको पता है कि ये समेशन i इक्वल टू 1 से n तक जा रहा है और ये j इक्वल टू 1 से i तक जा रहा है, तो इसका आउटपुट यहां पे आ जाएगा, जैसे अगर ऊपर n होता तो k नेचुरल नंबर्स का सम था तो n इंटू n प्लस 1/2, लेकिन ऊपर j है तो j इंटू j प्लस 1/2 ये मेरे पास में आएगा। अब दिक्कत यहां पे क्या होगी, दिक्कत यहां पे ये होगी, मैं फिर भी अप्रोच तुमको बता दे रहा हूं किस तरीके से लगाना है, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारे सिलेबस में है भी। यहां पे क्या होगा कि जैसे ही हम i इक्वल टू 1 से n तक जा रहे हैं और j इक्वल टू 1 से i तक जा रहे हैं, तो यहां पे क्या आया, यहां पे आया j² प्लस j/2। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये i इक्वल टू 1 से n तक आ जाएगा, यहां पे 1/2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, समेशन ऑफ j इक्वल टू 1 से i तक आ जाएगा, यहां पे आएगा j² और फिर समेशन j इक्वल टू 1 से i तक और j, यहां तक तो ठीक है ना। लेकिन अब कहानी बिगड़ेगी यहां से कि हमारे पास ये तो 1/2 है और हमको पता है कि इसका सम कितना आता है, इसका सम आएगा, इसको 1/2 को अब मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं कि n इंटू n प्लस 1, n की वैल्यू यहां पे i है तो i इंटू i प्लस 1 इंटू 2i प्लस 1/6। ठीक है, फिर क्या आएगा 1/2, फिर आएगा i इंटू i प्लस 1/2। अब देखो अब दिक्कत क्या है, अब दिक्कत यहां पे ये है कि यहां पे 1 2 3, अच्छा इस वाले में दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगले वाले में दिक्कत, इस वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि यहां पे अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास ये सिलेबस में है भी, ठीक है, यहां पे ये आ जाएगा हमारे पास में, देखोगे तो 2i³, जैसे नीचे तो 12 आएगा, यहां पे बात करोगे तो 2i³ मेरे पास में आएगा, फिर आएगा 2i², फिर आएगा i² प्लस 1, है ना, तो 2i², देख लेना कैलकुलेशन थोड़ा सा ऐसा ही कुछ होगा, है ना, ये आ जाएगा। और इस वाले की बात करोगे तो यहां पे आएगा i² प्लस i/4। अब इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं, जैसे कि 2 को अगर मान लो मैंने बाहर ले लिया पहले वाले में तो मेरे पास आएगा i इक्वल टू 1 से n तक, ये है 2/12 को बाहर ले रहा हूं तो i³ आ जाएगा, ठीक है। फिर यहां पे हम अगर देखें तो 2 3 है
तो 3/12 को बाहर ले लेता हूं तो i इक्वल टू 1 से n तक ये i स्क्वायर आ जाएगा। फिर 1/12 को बाहर लिया तो ये i आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी सिंपल तब हो जाता है जब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स i ना होके या ijn ना होके ये 1 2 3 के आसपास ऐसे चल रही होती तो ये काफी आसानी से सिंप्लीफाई हो जाता है। ये थोड़ा लेंथी इस वजह से कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स अपने को पता ही नहीं है, सबको वेरिएबल के टर्म में हम कंसीडर करते हुए चल रहे हैं। फिर यहाँ पे आएगा, अब अगले वाले का हम तोड़ देते हैं कि 1/4 हमारे पास में आ गया समेशन ऑफ i स्क्वायर, i की वैल्यू 1 से n तक। फिर 1/4 आ जाएगा समेशन ऑफ i, और जहां पे i की वैल्यू 1 से n तक। इसको हम फिर से सेपरेट भी कर सकते। सेपरेट का क्या मतलब, यहां देखो ये 6 आएगा, 1/6 आएगा और i इक्वल टू 1 से n तक ये i क्यूब आ जाएगा। और i स्क्वायर वाली टर्म अगर देखोगे तो ये 1/4 है, तो 1/4 प्लस 1/4 करेंगे तो ये 1/2 समेशन ऑफ i स्क्वायर हो जाएगा। और ये 1/12 प्लस 1/4, हाँ इसमें 1/12 एक कांस्टेंट टर्म आएगी ना, अच्छा ये आई एक कांस्टेंट टर्म यहाँ पे अभी भी मिस हो गई है, तो 1/12 और यहाँ पे 1 आएगा ये वाली टर्म, जैसे जो कि दूसरे वाले में तो आएगी नहीं। तो यहाँ पे देख लो 1/4 प्लस 1/12 करेंगे, 1/4 प्लस 1/12 कर दिया, समेशन ऑफ i आ गया, फिर 1/12 समेशन ऑफ 1। इसको सिंप्लीफाई बेसिकली करना है, तो फाइनली आउटपुट हमारे पास में इसका आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से। अब देखो मेन थोड़ी सी दिक्कत जो मैं आउट ऑफ सिलेबस वाला बात कर रहा था वो ये कि i इक्वल टू 1 से n तक और j इक्वल टू 1 से i तक, k इक्वल टू 1 से j तक ये है, और यहाँ पे i इंटू जे आता। तो सबसे पहले, या फिर ऐसा कर लो यहाँ पे j इंटू के, j इंटू के होता तो k की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे क्या आती कि इसके लिए शुरू सबसे पहले j तो कांस्टेंट होता तो k की वैल्यू हमारे पास में j इंटू जे प्लस 1/2 आती है ना। और इससे फिर मैं j को मल्टीप्लाई करता, ये वाले j को, तो यहाँ पे j क्यूब मेरे पास में बन जाता। जब j क्यूब मेरे पास में बन जाता तो फिर उसका सम, वो तो हमको पता है, ठीक है, i क्यूब वाला हो जाता, फिर इसकी सम की वैल्यू i क्यूब में हमको मिल जाती, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन मेन कहानी होती जब लास्ट वाले तक पहुंचते तो यहाँ पे वो समेशन की जो पावर है वो 4 तक चली जाती, और समेशन ऑफ i की पावर 4, j की पावर 4, n की पावर 4, k की पावर 4, ये सब हमको जनरली जेईई मेंस के सिलेबस में नहीं सब पढ़ाया जाता है। इस वजह से मैं बोल रहा था कि ये एक्चुअली में आउट ऑफ सिलेबस वाला सीन है। लेकिन यहाँ तक तो हम कर सकते हैं, सारी वैल्यूज को इस तरीके से देख सकते हैं, जब चाहे डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला सीन समेशन में या सिग्मा नोटेशन में हमको दे रखा हो। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुल यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।